my name is Tripti and I'll be instructing you with the Web3 Bootcamp Plus. We'll be covering blockchain. We will be doing hands-on this blockchain and Web3 और नई नई technologies जो भी आते हैं उनको अभी हम देखेंगे. So today we'll be discussing about the overview of Web3 और blockchain. आज जो भी हम सीखने वाले हैं काफ़ी टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे कि क्या क्या होती है या फिर Web3 कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या डिफरेंस है Web1, Web2, Web3 में, एंड ब्लॉकचेन कैसे चलता है, बिटकॉइन कैसे चलता है, माइनिंग कैसे होती है, और हम एक टूल कवर करेंगे मेमपूल. तो हैंड्स ऑन रहेगा, काफ़ी सारे नए टर्म्स होंगे जिन लोगों ने पहले एक्सप्लोर नहीं किया उनके लिए काफ़ी न्यू होगा. तो एज दिस इज़ द फर्स्ट क्लास तो कुछ कुछ समझ में आएगा, बाकी धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे, जैसे जैसे हम एडवांस टॉपिक पे जाएंगे समझ में आने लगेगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वेब 1.0 से. क्या लगता है वेब 1.0 क्या था? कोई भी शेयर करना चाहेगा? या या सो जो वेब 1.0 था वहाँ पे सिर्फ स्टैटिक HTML वेब पेजेस होते थे विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन. जैसे कि तुमने बोला कि देर ऑल टेक्स्ट. सी सो उधर जो होता था ना सिर्फ रीड ओनली कंटेंट होता था. मतलब कि जो कंटेंट प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कंटेंट बनाया, उसको इंटरनेट पे डाला, जो भी यूजर्स है वो उसको देख पा रहे हैं. कोई भी इंटरेक्शन नहीं, कोई भी यूजर इंटरेक्शन नहीं है. यूजर उसमें कुछ भी फीडबैक नहीं दे सकता, अपडेट नहीं कर सकता. सिंपल HTML वेब पेजेस होते थे जो कि हम अभी देखते हैं. बाकी ये जो होता था ना कंटेंट क्रिएटर्स, ये वेब मास्टर्स बोलते हैं इनको, यही रिस्पॉन्सिबल होते थे कि जो भी हमारा यूजर का अपडेट करना है, कौन कौन यूजर देख सकता है, या जो भी अपडेशन होनी है, या जो भी कंटेंट है हमारा उसको मैनेज करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते थे. तो ये जो था ये था रीड ओनली कंटेंट पे. ज्यादातर जो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती थी या सिर्फ मतलब डॉक्यूमेंटेशन टाइप की होती थी वो थी इस टाइम पे. सो वेब 1.0 तो हुआ कि रीड ओनली कंटेंट. जब वेब 2 आया तो उसके साथ एक टर्म ऐड हुई, रीड एंड राइट, जिसका मतलब कि अभी हम कंटेंट को रीड भी कर सकते हैं प्लस राइट भी कर सकते हैं, जिसको हम मोस्टली सोशल वेब बोलते हैं. क्योंकि इस टाइम पे जितना भी हमारा सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब आया था. इधर ब्लॉग्स इंट्रोड्यूस हुए, सोशल मीडिया आया, विकीपीडिया, यूट्यूब, सारे. इससे क्या हुआ कि यूजर भी अब इंटरेक्ट करने लगे थे वेब पेजेस से. जैसे कि अगर हम बेसिक बात करते हैं यूट्यूब की, तो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो वीडियो डालते हैं, जो यूजर्स होते हैं वो उसको फीडबैक दे सकते हैं, राइट. कुछ भी यूजर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो यहाँ पे कम्युनिटी डेवलप हुई कि ऑनलाइन शेयरिंग की कि यूजर्स भी अब कंटेंट शेयर कर सकते हैं. एक कल्चर मतलब फॉस्टर हुआ कोलैबोरेशंस का, या फिर जो सोशल मीडिया था वो बूम किया इस टाइम पे. बट अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास थे प्रोड्यूसर्स और क्रिएटर्स. मतलब एक तो जो लार्ज ये थे प्लेयर्स थे, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया. अब ये थे, ये इनको मैनेज करते थे. इसके ऊपर जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो क्रिएट कर रहे हैं वीडियो, जो यूजर्स है वो देख रहे हैं और उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, चैट्स कर पा रहे हो, ब्लॉग्स लिख पा रहे हो, पॉडकास्ट कर पा रहे हो. तो ये वेब 2.0 में आया. लेकिन इसमें कमी क्या थी, क्या दिक्कत क्या रह गई थी? हमारा जो भी डेटा था उसको हम ओन नहीं कर पाते थे, हमारे पास ओनरशिप नहीं थी. जो भी लार्ज प्लेयर्स थे ना, जैसे फेसबुक के ये सारे जो भी हैं, इनके पास हमारा IP एड्रेस है, फोन नंबर है, ईमेल है, जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं ये उनको पता है. तो एक तरह से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो इन सबको पता होती थी, लीक हो जाती, लीक क्या पता होती थी बेसिकली. तो जो अथॉरिटी होती थी वो इनके पास होती थी. ठीक है, तब आया वेब 3. अब वेब 3 ने एक और टर्म ऐड की, रीड राइट ओन. रीड जो हमारा फर्स्ट था वेब 1.0 के, वहाँ पे सिर्फ रीड ओनली कंटेंट होता था, यूजर इंटरैक्ट नहीं कर पाता था. फिर हमारा वेब 2.0 आया जहाँ पे यूजर इंटरैक्ट करने लगा, सोशल मीडिया आया और कंटेंट क्रिएटर्स प्रोड्यूसर्स बने कि मतलब अब सब लोग शेयर करने लगे, कोलैबोरेटिव कल्चर बनने लगा है. तो वेब 3 में क्या हुआ कि जो भी हम रीड राइट कर रहे हैं अब उसको हम ओन भी कर पाएंगे, ओनरशिप आई. जैसे जो ओनरशिप अभी तक जो थी, जो लार्ज प्लेयर्स थे ना, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इनके पास था ऑथोरिटी इसको मैनेज करने का, उसको अपडेट करने का. अब इस वेब 3 में
जो पावर थी ओनरशिप की वो लार्ज प्लेयर से यूजर पे शिफ्ट हुई। कैसे हुई वो देखते हैं। जैसे कि इसने इंट्रोड्यूस किया डिसेंट्रलाइजेशन, कैसे यूज करना है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज इंट्रोड्यूस हुई इस टाइम पे। तो जो भी ये बिग टेक या लार्ज प्लेयर्स होते थे उनके पास जो ओनरशिप रहती थी, उनके पास जो अथॉरिटी रहती थी, वो अब यूजर्स के पास आने लगी। कैसे आई, ब्लॉकचेन कैसे काम किया, वो आज हम देखेंगे कि कैसे हम बोलते हैं कि यार जो पावर है वो अब यूजर्स के पास है, जो यूजर्स है वो ओन कर रहे डेटा को, वो सब अभी हम देखेंगे। इसमें ये भी आया परमिशन लेसनेस, ट्रस्टलेस। इसका मतलब मेन वही है कि जो वेब3 आया उसमें अभी जो अथॉरिटी है उसमें कोई भी एक सेंट्रल कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी मेन मतलब एक पार्टी के पास नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। जो यूजर्स है वही अपने डेटा को ओन करता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो वेब 1.0 में क्या आता है, जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया। अब जो यूजर्स है वो कंटेंट देख पा रहे हैं, वो पढ़ पा रहे हैं, वो कंज्यूम कर पा रहे हैं उसको, लेकिन उसको राइट नहीं कर पा रहे, उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, कोई फीडबैक नहीं दे पा रहे। तो उस केस में हमारे पास आया वेब 2.0, जहाँ पे सोशल मीडिया ने बूम किया, चैट्स आई, ब्लॉग्स आए, ये सब आया। तो अब क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो यूजर्स है, कंज्यूमर्स है, वो उस कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर हम यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं तो हम उस पर वीडियो बना के डाल सकते हैं, हम किसी की वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम चैट कर सकते हैं किसी से। तो ये सब था कि यूजर इंटरेक्ट करने लगा। बट अभी भी जो मतलब सेंट्रल अथॉरिटी थी, जो मेन पावर थी, जो ओनरशिप वाले जो चीज थी, वो इन प्रोड्यूसर्स के पास ही थी, इन बिग प्लेयर्स के पास ही थी। तो उस पॉइंट पे आया हमारे पास वेब3 कि जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो भी हमारा कंटेंट क्रिएशन हो गया या फिर जो भी हमारे पास कोई भी मनी, अगर हम मनी ट्रांसफर की बात करते हैं तो जैसे अगर मैंने 2 यूजर लिए, एलएस, बॉब, अच्छे से लिखता हूं, ठीक है। मेरे पास 2 यूजर्स हैं, अगर एलएस को बॉब को $10 सपोज ट्रांसफर करने हैं, तो वो क्या करेगा, एलएस बैंक को बताएगा कि मेरे को $10 बॉब को ट्रांसफर करने हैं, और बैंक क्या करेगा, एलएस के अकाउंट में से $10 माइनस करेगा और बॉब के अकाउंट में प्लस करेगा। तो अभी जो है ना वो ट्रस्ट, जो सेंट्रल ट्रस्ट है वो है बैंक, जो अथॉरिटी है वो है बैंक, कि मतलब कि बैंक रिस्पॉन्सिबल है इसके अकाउंट में से निकालने को और इसके अकाउंट में डालने को। लेकिन अब वेब3 में क्या हुआ, एलएस को अगर बॉब को भेजना है तो उसको बैंक पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, बैंक को उसको बीच में लाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली भेज सकता है। और फिर डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस हुआ। अभी तक कोई भी डाउट, कुछ भी, इन तीनों में डिफरेंस क्लियर है। बाकी वेब3 कैसे काम करता है वो अभी हम और डिटेल में देखेंगे, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभी तक वेब 1, वेब 2 और वेब3 में डिफरेंस क्या है वो समझ में आया। ओके, अभिजीत एंड अनन्या, ओके। कोई भी डाउट आता है तो तुम लोग कभी भी मीट पे हैंड रेस कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। जो इवोल्यूशन था वेब 1 से लेके वेब 3 होता, उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जैसे कि देख सकते हो नेटस्केप से स्टार्ट हुआ था, एंड अभी इथेरियम है हमारे पास, बिटकॉइन है हमारे पास, मेकर है, तो ये एक्सप्लोर कर सकते हो बाद में। ये सारे एग्जांपल हैं कि जैसे वेब 1 में हमारे पास था रीड ओनली कंटेंट, मतलब सिर्फ स्टैटिक कंटेंट था, HTML पेजेस थे। उसके बाद वेब 2 में हमारे पास आया कि राइट के एक्सेस, मतलब यूजर अब इंटरैक्ट कर सकता है, सोशल मीडिया मतलब चैट्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये सारे जो हमारे पास बिग प्लेयर्स हैं। उसके बाद वेब 3 है कि मतलब अब तुम रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो और ओन भी कर सकते हो। मतलब कि तुम्हें किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन वाली चीज इंट्रोड्यूस हुई। बेसिक डिफरेंस है कि जैसे वेब 1 में क्या था, हमारे पास सिंपल HTML पेजेस होते थे, जावास्क्रिप्ट सिंपली यूज होती थी, बहुत बेसिक से पेज यूज होते थे, ई कॉमर्स था। वेब 2.0 पे हमारे पास इंटरनेट एक्सेस बढ़ी, सोशल मीडिया बढ़ा, यूजर का जो यूजर कंटेंट क्रिएट कर सकता है वो इंक्रीज हुआ। उसके बाद कैमरास वगैरह इंट्रोड्यूस हुए।
Web3 में हमारे पास डी एप्स आ गए, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस आ गए, एनएफटीज आ गया, या फिर ब्लॉकचेन्स आ गई, वीआर, एआर, मेटावर्स। ये सारी टर्म्स आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होंगी, राइट? बट ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं, ये इस कोर्स में पूरा देखने वाले हैं। Web3 में भी इवोल्यूशंस होते रहते हैं। Web3 स्टार्ट हुआ था ब्लॉकचेन से, एंड अभी काफी ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गए, उसके बाद आईपीएफएस आ गया। तो आज की क्लास में हम ब्लॉकचेन को पूरा देखने वाले हैं, कैसे काम करता है, क्या करता है, ठीक है? तो ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन वर्ड सुन के क्या लगता है कि क्या है? कोई भी एक जनरल डेफिनेशन की क्या है, मतलब क्या ही लगता है ब्लॉकचेन है? एनीवन कोई डिफाइन करना चाहेगा? अभिजीत, लक्ष्य, अंशित? A chain of blocks that stores data. ओके, बाकियों को क्या लगता है? कंप्यूटर्स टू कंप्यूटर नेटवर्क, यस। प्लेटफॉर्म टू होस्ट डेटा। अभिजीत, आपको क्या लगता है कि क्या है ब्लॉकचेन? सिंपल इन योर वर्ड्स। ओके, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि सबने बोला कि चेन है ब्लॉक्स की, सिंपली जो हम तोड़ते हैं वर्ड्स को, ब्लॉक एंड चेन, मतलब एक चेन है ब्लॉक्स की। अभी ब्लॉक्स क्या है, कैसे चेन बनेगी? तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ये होते हैं लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे कि अभी एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो यूजर्स हैं, अगेन यूजर ए है, बी है, ठीक है? इसने इसको कुछ ट्रांसफर किया, पैसे ट्रांसफर किए, $10 ट्रांसफर किए, ठीक है? इसने उसको बाद में कभी $20 ट्रांसफर किए। उसके बाद एक सी है जिसने ए ने उसको $10 ट्रांसफर किए, ठीक है? अब ये जो रिकॉर्ड्स है, इनको एक लिस्ट में मेंटेन करना, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ठीक है? अब लेजर क्या होता है, कैसे बनता है, वो देखेंगे। बट अभी के लिए समझो कि एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जिनको हम ब्लॉक में स्टोर करते हैं और उनको जब लिंक करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पे होता है। हर एक नोड के पास एक पूरे लेजर के कॉपी होते हैं। लेजर बेसिकली क्या है ना, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको एक लिस्ट में स्टोर करना, उसको हम लेजर बोलते हैं। जब एक ट्रांसफर रिकॉर्ड होती है ना, तो वो ऑल्टर नहीं हो सकती, मतलब चेंज नहीं हो सकती। सो दिस इज वन वीडियो, यू कैन रेफर टू दिस। इसके लिंक पीपीटी में है, जिसमें अच्छे से बताया है कैसे होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 यूजर है, एलिस, बॉब, चार्ली एंड यू। अब ये कुछ मनी ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है? अब इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज ये फ्रेंड्स है, इन लोगों ने किया कि हम एक लिस्ट मेंटेन करेंगे कि जो भी जिसको भी पैसे देगा वो इस लिस्ट में लिखेगा कि इसने इसको इतने पैसे दिए, इसने इसको इतने पैसे दिए। तो जैसे जो भी ट्रांजेक्शन हुई, इन्होंने लिखा कि एलिस ने बॉब को $20 देने हैं, या बॉब ने चार्ली को $40 देने हैं। तो ये क्या करेंगे, टैली करेंगे, सम करेंगे कि किसको कितना देना है, और मंथ के एंड पे ये लोग आपस में सेटल कर लेंगे इसको, ठीक है? अब इसमें प्रोटोकॉल क्या था, इसमें रूल क्या था, हम लोगों ने क्या रूल डिसाइड किया कि चारों में से कोई भी लाइंस ऐड कर सकता है लेजर में। लेजर मतलब वही जो हम लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन किसको कितनी करनी है, ठीक है? तो कोई भी इसमें लाइंस ऐड कर सकता है, और मंथ के एंड पे ये लोग सेटल कर लेंगे आपस में, ठीक है? अब अगर कोई भी लाइन ऐड कर सकता है, तो सपोज बॉब ने एक लाइन ऐड कर दी कि एलिस को $100 देने हैं, जो कि एक्चुअल में था ही नहीं, ठीक है? एलिस को पता नहीं था। तो उस केस में हमने क्या किया,
डिजिटल सिग्नेचर टर्म इंट्रोड्यूस किया कि जो भी ऐसे अमाउंट होगी उसके साथ हम लिखेंगे, उसका डिजिटल सिग्नेचर ऐड करेंगे कि ठीक है वो सामने वाले को पता है कि उसको पे करना है। ठीक है, जैसे जो भी ट्रांजैक्शन होगी, अगर चार्ली को पे करने हैं तो उसका सिग्नेचर ऐड होगा आगे, बॉब को पे करना है तो उसका सिग्नेचर ऐड होगा आगे। ठीक है, बट ये सिग्नेचर तो कोई भी कॉपी कर सकता है, राइट। ये सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर वैसे भी 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं जो कि इजीली कॉपी हो सकते हैं। तो अब इसमें ऐसा यूनिक क्या डालेंगे कॉपी ना हो, तो वहां पे टर्म आती है पब्लिक की और प्राइवेट की। अब पब्लिक की जो होती है हर यूजर के पास होती है, लेकिन प्राइवेट की एलिस के पास रहेगी, बॉब के पास रहेगी, जिसको हम एस के मतलब यहाँ पे सीक्रेट की से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वही है, ये जो सीक्रेट की होती है ये सिर्फ यूजर के पास रहती है, और जो पब्लिक की रहती है वो सबके पास रहती है, हर किसी के सबके पास पब्लिक की रहती है। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास 2 लेजर हैं, ठीक है, 2 मैसेजेस हैं। अब हम चाहते हैं दोनों मैसेजेस में अलग अलग मैसेज है तो अलग अलग डिजिटल सिग्नेचर है। ठीक है, एक ही यूजर का। वो कैसे आएगा, जब हम किसी ट्रांजैक्शन के लिए सिग्नेचर ऐड करेंगे तो वहां पे हम उस मैसेज को लेंगे और इस यूजर की सीक्रेट की को लेंगे। सपोज ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है, ये हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है, दोनों एलिस की है। ठीक है, तो दोनों के लिए हमें एक सिग्नेचर चाहिए जो हम उसके आगे लिखेंगे, राइट। तो वो सिग्नेचर जनरेट करने के लिए हम इसकी सीक्रेट की को यूज करेंगे और उससे हमारा डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करेंगे। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, उस यूजर की पब्लिक की तो सबके पास होगी, राइट। तो हम जो मैसेज है, जो सिग्नेचर है और उसकी पब्लिक की को यूज करके एक हमारे पास आउटपुट आएगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, कि ये सिग्नेचर वैलिड है या नहीं है। तो इन दैट वे हम डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड करते हैं हर ट्रांजैक्शन के साथ। अब ये बात है कि जो हम डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर रहे हैं, हमारे पास मैसेज और पब्लिक है, दोनों पब्लिकली अवेलेबल है, तो इस सिग्नेचर को तो हम टेम्पर कर सकते हैं, हम ऐसा सिग्नेचर ढूंढ सकते हैं कि इन तीनों के साथ वो ट्रू हो जाए, राइट। तो ये जो सिग्नेचर होता है ये होता है 256 बिट का, विच मीन्स कि मतलब इसको कितने सिग्नेचर बन सकते हैं, ऐसे 2 to 256 पॉसिबल सिग्नेचर बन सकते हैं, और विच मीन्स मतलब बहुत बिलियंस में नंबर होंगे, तो हमें पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी पड़ेंगी जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं वो सिक्योर होते हैं। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है इसमें, कैसे सिग्नेचर जनरेट करना है या कैसे वेरीफाई करना है या क्या होता है? एनीवन? ओके, तो आगे करते हैं। तो अभी हमने देखा कि ठीक है यार, हम क्या करेंगे, हर ट्रांजैक्शन के आगे एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड करेंगे जो कि उस यूजर का होगा और यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। हर मैसेज के लिए अलग सिग्नेचर होगा जो कि हम पब्लिक की और प्राइवेट की को यूज करके बनाएंगे और वेरीफाई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्या किया, अगर बॉब ने क्या किया, एक ही जैसे एलिस ने बॉब को इतने पैसे देने थे, उसके आगे उसने अपना डिजिटल सिग्नेचर कर दिया, उसी को अगर मल्टीपल टाइम्स लिख दिया, तो हर ट्रांजैक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हम एक ट्रांजैक्शन आईडी यूज करेंगे जो कि हर ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक होगी। तो जब वो होगा तो हम जब मैसेज के साथ सिग्नेचर जनरेट कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन आईडी भी उसमें जाएगी। तो ऐसे क्या होगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिपीट नहीं हो सकती, और कोई भी यूजर को ना पता होने के बाद, मतलब अगर यूजर को नहीं पता और वो ट्रांजैक्शन डल गया, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर हमने ऐड करना है यहाँ पे। अब जो हमारे प्रोटोकॉल थे कि कोई भी उस लेजर में लाइंस ऐड कर सकता है और मंथ के एंड पे वो लोग सेटल आउट कर लेंगे, उसमें एक और चीज ऐड हो गई कि सिर्फ साइन ट्रांजैक्शन ही वैलिड होंगी और जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी रहेगी, ट्रांजैक्शन आईडी इंक्लूड रहेगी। ठीक है, तो ये क्लियर है अभी सबको? एनी डाउट? लक्ष्य, अभिजीत? ओके,
तो अभी इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे बनेगी, यार ये जो हमने बात की लेजर की, ये कहाँ ऐड होता है, कैसे ऐड होता है, ठीक है। अगेन सेम कि एलिस बॉब को पैसे भेजना चाहता है, सपोज उसने उसको $10 सेंड किया, ठीक है। हमने ट्रांजेक्शन को लेजर में लिखा और वो लेजर जो है अभी के लिए समझो कि एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्लॉक कैसे बनता है ये सब अभी हम देखेंगे जब माइनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जो ट्रांजेक्शन है उसको हमने ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया। ये जो ब्लॉक होगा, जितने भी नेटवर्क में नोड्स होंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो ब्लॉकचेन है वो नोड टू नोड चलती है, मतलब कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन होता है। तो ये जो ब्लॉक है ये सबको ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट होने के बाद जितने भी कंप्यूटर्स होंगे नेटवर्क में वो लोग उसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है उसमें वो ब्लॉक ऐड होगा और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। मतलब कि अगर सपोज ए ने बी को पैसे भेजने हैं तो पहले ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद वो सारे जितने भी नोड्स हैं हमारे नेटवर्क में उनको सेंड होगा वो ब्लॉक। उसके बाद वो सारे नोड उसको वेरीफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं है, एंड देन वो ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड होगा और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। सेम एग्जांपल, जैसे ए ने बी को पैसे भेजे ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, ठीक है। एक जो ट्रांजैक्शन थी उसको हमने ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया, वो ब्लॉक सारे नोड को ब्रॉडकास्ट हुआ, नोड्स ने वैलिडेट किया कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं है। उसके बाद जो नोड्स वैलिडेट करते हैं उनको रिवॉर्ड में कुछ बिटकॉइन मिलते हैं, कुछ भी रिवॉर्ड मिलता है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क के बेस पे मिलता है, जिसको अभी हम आगे देखेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, कैसे रिवॉर्ड मिलता है। बट जो भी नोड्स वैलिडेट करती हैं उनको ये रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद जो ब्लॉक है वो ऐड होता है ब्लॉकचेन में और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। जो अभी हमने बात की कि ठीक है रिवॉर्ड मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, इसको देखते हैं। अभी तक कोई डाउट है किसी को ब्लॉकचेन क्या है या कैसे ट्रांजैक्शन लेजर हम बात कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की, वो क्या है? जो हमने बात की एक लेजर होता है जिसमें हम लिस्ट करते हैं रिकॉर्ड्स को या ट्रांजैक्शन को लिस्ट करते हैं। अब उसमें क्या करेंगे, हम उनको वेरीफाई करने के लिए या फिर उनको ब्लॉक्स में ऐड करने के लिए, ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक है जो हम बात करेंगे, जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको हम ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं, वो कैसे करेंगे। तो जो लेजर होता है ना उसमें रैंडम नंबर डालेंगे जिसका शा करने पे हमारे पास कुछ ऐसा वो आएगा। अब शा क्या होता है, हैशिंग क्या होती है, कोई भी एक्सप्लेन करेगा हैशिंग क्या होती है? एनीवन? अभी जो हम बोल रहे हैं कि जैसे किसी भी टेक्स्ट को हम हैश करेंगे, उसके बाद बेसिकली सपोज हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, डेमो या फिर कोई भी नंबर है, तो जब हम उसको हैश करते हैं तो वो क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी मैसेज को एक पर्टिकुलर लेंथ के नंबर में कन्वर्ट करता है या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अगर हम इसको हैश करते हैं, बेसिकली हैश करते हैं, तो क्या करेगा, ये एक फिक्स लेंथ का नंबर में उसको कन्वर्ट करेगा और हर मैसेज के लिए कोई भी अगर एक सिंगल वर्ड भी चेंज होता है तो उसका हैश चेंज होता है। जैसे कि अभी हम जनरेट करके देखते हैं हैश। काफी सारे ऑनलाइन टूल्स होते हैं जिससे कि तुम हैश जनरेट कर सकते हो, जैसे कि ये एक है। अभी यहाँ पे हम कुछ भी अगर लिखते हैं, सपोज, तो यू सी ये एक फिक्स लेंथ का नंबर और स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है हर मैसेज के लिए। अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी हैश वैल्यू यहाँ पे चेंज होती है।
ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी मैसेज को एक फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं हैश, और हर मैसेज के लिए हैश चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने हमारे लेजर के साथ एक ऐसा नंबर हमें ऐड करना है जिसका हैश करने पे स्टार्टिंग में हमारे पास 30 जीरोज आए या फिर 25 जीरोज आए, ठीक है। So when you add a random number with in your ledger and then hash it, तो strings जनरेट होंगी, और ऐसी string जिससे कि लीडिंग जीरोस मतलब एक साथ स्टार्टिंग में 30 जीरोस आए, वो हमारा होगा जो हमें चाहिए हैश। अभी ये हम क्यों कर रहे हैं, इसको समझते हैं। बेसिकली जब भी ब्लॉक ऐड होता है ना, तो ब्लॉकचेन में ये ये जो है ये ब्लॉकचेन है, ठीक है। अब इस ब्लॉक का एक हैश होता है और इससे पहले वाले ब्लॉक का भी हैश यहाँ पे स्टोर होता है। तो मतलब हम क्या करते हैं, हमारा जो करंट ब्लॉक है और उसके पहले वाला ब्लॉक का हैश उस वाले ब्लॉक में एंटर रहता है। तो जब हम ब्लॉकचेन में कोई भी ब्लॉक ऐड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टॉप पे रहता है हमारे प्रीवियस का हैश, मतलब प्रीवियस ब्लॉक का हैश, उसमें जो भी हमें ट्रांजैक्शंस डालनी है वो, और हम एक नंबर आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसको हैश करने पे हमें ऐसी स्ट्रिंग मिले जिसके स्टार्टिंग में इतने जीरोस रहे, जो कि मतलब जिसको हम बोलते हैं कि क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करना, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट वही है, जब भी हमें ब्लॉक ऐड करना होता है ब्लॉकचेन में, तो हमें ऐसा हैश जनरेट करना होता है जिसके स्टार्टिंग में लीडिंग जीरोस है। अभी लीडिंग जीरोस कहाँ से आता है, ये नंबर कहाँ से आता है, तो ये सेट होता है डिफिकल्टी से। डिफिकल्टी इन माइनिंग जो टॉप कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमारे पास लेजर है, हमने इसमें रैंडम नंबर हम ऐड कर रहे हैं जिससे हमारे पास जो हैश जनरेट होके हमें जो हमारा टारगेट हैश है वो मिले, ठीक है। जैसे ही हमारा वो टारगेट हैश मिल जाता है तो ये जो नंबर है ना, ये है हमारा प्रूफ ऑफ वर्क, और जब ये हो जाता है तो उसके बाद ये जो ब्लॉक है ये ऐड हो जाएगा ब्लॉकचेन में। अब जैसे हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर में, हर एक यूजर के पास एक खुद का लेजर होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी और ब्लॉक ऐड होगा, उसके बाद ये ब्लॉक सबको ब्रॉडकास्ट होता है जिससे कि सभी यूजर्स के पास ये अपडेट हो जाए। जैसे कि अगर चार्ली ने कोई ट्रांजैक्शन करी, उसका ब्लॉक बना, उसने वो सबको ब्रॉडकास्ट किया, नेटवर्क ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो ब्लॉकचेन में ऐड हुआ। अब ये लेजर के लिए हमें बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है क्योंकि वो हमें हैश जनरेट करना होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये ब्लॉक्स ऐसे दिखते हैं, ब्लॉक्स का ऐसा होता है कि पहले हमारे पास आता है पुराने वाले ब्लॉक का हैश, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है, उसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क वही कि जैसे इन ट्रांजैक्शन के साथ हम कोई ऐसा रैंडम नंबर ऐड करें जिसका हैश करने पे हमारा टारगेट वैल्यू हमें मिल जाए। तो प्रूफ ऑफ वर्क समझ में आया सबको? प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? एनी डाउट हियर? अभिजीत, लक्ष्य, am I audible to you guys? Okay, ठीक है। तो जैसे अभी हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन में भी इवोल्यूशन हुआ है। पहले हमारे पास आई थी डिजिटल करेंसी, उसके बाद हमारे पास आए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस हुई, और उसके बाद इंडस्ट्री बेस्ड ब्लॉकचेन सिस्टम्स आए। तो ये जो टर्म्स हैं ये अभी धीरे धीरे हम देखेंगे। जैसे डिजिटल करेंसी में अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो जो सबसे पहले डिजिटल करेंसी आई थी वो थी हमारे पास बिटकॉइन, जो कि डिसेंट्रलाइज डिजिटल एसेट था।
जो कि 2009 में एक अननोन ग्रुप जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे ऑपरेट होती थी करेंसी, और इसकी जो ट्रांजेक्शन्स होती थी ना वो रिकॉर्ड होती थी पब्लिक लेजर पे, जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। लेजर जहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हम स्टोर करते हैं, और ये जो पब्लिक लेजर होंगे इनको हम ब्लॉकचेन बोलेंगे। ब्लॉक कैसे वो ऐड होता है वही। उसके बाद ये जो थे ये ऑल्टरनेटिव थे, जैसे अभी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है ना, कि जहाँ पे बैंक के पास अथॉरिटी रहती है कि ये ट्रांजेक्शन इसके बैंक से इसके बैंक में जाएगी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको ब्लॉकचेन में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेगी हमारे पास। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से तुम बिटकॉइन का प्राइस चेकआउट कर सकते हो। तो भी समझते माइनिंग कैसे होती है, ठीक है। जैसे अगर किसी बंदे ने परचेज करना है टीवी बिटकॉइन से, ठीक है, उसने बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन एंटर करी, मतलब उसने ट्रांजैक्शन करी, ठीक है। उसके बाद वो जो लिस्ट है वो मतलब ट्रांजैक्शंस गई, उसका तो ब्लॉक में ऐड होगी। ब्लॉक में ऐड होने के बाद हर 10 मिनट में ना एक ब्लॉक ऐड होता है ब्लॉकचेन में, ठीक है। उसके बाद वो वेरीफाई होगा, चेन में जाएगा। देन कंप्यूटर से हमने बात की कि एक हमें ऐसा रैंडम नंबर चाहिए होता है जिसका शा जनरेट करने पे हमारे पास जो टारगेट है हमारा वो आए। उसके बाद बिटकॉइन रिवॉर्ड होता है। ये एक बार हम प्रैक्टिकली देखते हैं पूरा कैसे होता है। तो सपोज करो ये हमारे पास एक चेन है ब्लॉक्स की, इनमें हमारे पास एक हैश होगा, राइट। अब हमने एक ट्रांजैक्शन करी जो कि एलिस ने की बॉब को, सपोज 5 बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन, जो कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन पूल में चली जाएगी। अब ट्रांजैक्शन पूल में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी ट्रांजैक्शन पूल्स में चली जाती हैं। उसके बाद माइनर्स जो होते हैं वो यहाँ से कुछ ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करते हैं, प्रीवियस जो भी ब्लॉकचेन पे ब्लॉक है उसका हैश लेते हैं, ट्रांजैक्शंस लेते हैं, एंड इनके साथ एक हैश जनरेट करेंगे, रैंडम नंबर ऐड करके एक हैश जनरेट करेंगे। और जिस भी माइनर को वो हैश करके जो टारगेट हमारा हैश है ना, जो हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में लीडिंग 30 जीरोज आए या इतने जीरोज आए, वो सब आए, तो वो जब जनरेट हो जाएगा ना तो उस माइनर को वो एक्सेस मिल जाएगी कि वो ब्लॉक ऐड कर सकता है ब्लॉकचेन में। तो ये ब्लॉक हमारा ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा और इस माइनर को उसके बदले कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है, कुछ बिटकॉइन मिल जाते हैं। जैसे कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो 50 बिटकॉइंस हर माइनर को मिल रहे थे एक ब्लॉक ऐड करने पे, और अभी बिटकॉइन हाफिंग के बाद बहुत कम हो जाता है। बिटकॉइन हाफिंग भी कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्लियर है अभी कि बिटकॉइन कैसे, मतलब ब्लॉक कैसे ऐड करते हैं ब्लॉकचेन में। कोई डाउट है यहाँ पे? Okay, someone is okay. अदर्स कोई डाउट है? लक्ष्य, अभिजीत, अंशित? ओके ठीक है। अब माइनिंग डिफिकल्टी जो हम बात कर रहे हैं ना, कि जब हम कोई भी ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं तो हमें जो रैंडम नंबर चाहिए वो एक टारगेट हैश को लाना चाहिए। मतलब वो रैंडम नंबर ऐड करने के बाद जो हैश है उसमें वो हमारा जो टारगेट हैश है कि 30 लीडिंग जीरोज आए या 25 लीडिंग जीरोज आए, वो आए हमारे पास। तो वो माइनिंग डिफिकल्टी कैसे कैलकुलेट होती है, वो कैसे अपडेट होती है? तो मतलब जब भी 2016 ब्लॉक्स हमारे ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएंगे ना, नियरली ये हो जाते हैं हर 2 हफ्ते में, तब हमारे जो वो होती है डिफिकल्टी होती है वो चेंज होती है। वो चेंज कैसे होती है कि जो हमारा प्रीवियस डिफिकल्टी है, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली अपडेट करने का डिफिकल्टी माइनिंग डिफिकल्टी को, कि जो हमारी प्रीवियस डिफिकल्टी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना मिली सेकेंड्स में हमारा जो हमारा ब्लॉक है वो माइन हो रहा है, और उसको डिवाइड करेंगे कि लास्ट 2016 में कितने मिली सेकेंड में एक हमारा ब्लॉक था वो माइन हो जाता था।
अब जितने ज्यादा माइनर्स होंगे उतनी जल्दी ब्लॉक माइन होंगे, उतनी ज्यादा चांसेस है कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर ब्लॉक माइन हो जाए और ब्लॉक ऐड हो जाए। तो जितने ज्यादा माइनर बढ़ेंगे उतनी ज्यादा डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी, और जितने ज्यादा कम होंगे उतनी ज्यादा डिक्रीज होगी। तो जो एवरेज ब्लॉक टाइम है ना, एक ब्लॉक के ऐड होने का, ब्लॉकचेन में ऐड होने का जो एवरेज ब्लॉक टाइम है, बिटकॉइन के केस में 10 मिनट्स है, इथेरियम के केस में 15 सेकेंड्स है, और बाकी करेंसी के केस में और कम है। ठीक है। अब जो अभी ब्लॉकचेन का साइज है, बिटकॉइन जो डिफिकल्टी हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, वो हर एक ईयर के लिए, हर एक टाइम के लिए कैसे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ब्लॉक्स माइन हो रहे हैं, कितने ज्यादा माइनर्स हमारे पास हैं। तो ये उसकी ग्राफ है। उसके बाद अभी करंटली ब्लॉकचेन का साइज क्या है, वो है 578 जीबीज का है अप्रॉक्स। अभी हमने बात की कि माइनर्स को कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं जब वो एक बिटकॉइन को माइन करते हैं, फिर एक ब्लॉक को ऐड करते हैं। ठीक है। तो जब स्टार्ट हुआ था ना ये, तो उनको 50 बिटकॉइन जो थे वो एज अ रिवॉर्ड मिलते थे। बट जब ये सतोशी नाकामोटो ने ये बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्स या मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन हो सकते हैं। तो अगर सिर्फ 21 मिलियन ही माइन हो सकते हैं, तो हमें उनका नंबर डिक्रीज करना पड़ेगा। जो माइनर्स को हम बिटकॉइन दे रहे हैं उनको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास आया बिटकॉइन हाफिंग। तो वही था, सतोशी नाकामोटो ने किया कि हमारे पास सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन से हम जनरेट कर सकते हैं। तो उस केस में जैसे जब माइनिंग होती है तो क्या होता है, जब भी कोई एक नया ब्लॉक ऐड होता है तो कुछ बिटकॉइन हम माइनर्स को देते हैं। अब ये माइनिंग के लिए काफी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है। वो जो क्रिप्टोग्राफिक पजल है, या फिर वो हैश ढूंढने का, एक रैंडम नंबर ढूंढने का कि जिससे कि हमारा टारगेट हैश आ जाए, वो काफी ज्यादा है। तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगानी पड़ती है। उसके बाद हम एज अ माइनर्स को रिवॉर्ड के तौर पे बिटकॉइन देते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में 50 बिटकॉइन से स्टार्ट हुआ था, और हर 210,000 पे हम, या फिर हर 4 इयर्स में हम उसको हाफ कर देते हैं। मतलब पहले 50 बिटकॉइन रिवॉर्ड से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके 4 साल बाद 25 हो गया, उसके 4 साल बाद 6.25 हो गया, एंड 2024 में वो 3.39 हो गया। मतलब कि हर माइनर को अगर वो बिटकॉइन एक ब्लॉक ऐड करते हैं तो उनको उस रिवॉर्ड में 3.39 बिटकॉइन उन्हें मिलेंगे। सो अब एक टाइम आएगा ना, ये हाफ, हर 4 साल में ये हाफ हो रहा है नंबर, तो एक टाइम आएगा कि ये 0 हो जाएगा। तो फिर माइनर कैसे कमाएगा? माइनर्स जो है वो इसी से अर्न करते हैं। माइनर्स ब्लॉक ऐड करने के बाद उनको बिटकॉइन मिलते हैं, उसी से वो अर्न करते हैं। अगर ये बिटकॉइन, अगर उनको जो ये बिटकॉइन मिल रहा है वो 0 हो जाएगा, तो वो अर्न कैसे करेंगे? तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है ना, तो उसमें एक छोटी ट्रांजेक्शन फीस होती है जो कि माइनर को जाती है। तो जब बिटकॉइन नहीं होंगे तो उसके बाद माइनर्स उससे अर्न करेंगे। अब ये क्यों किया गया था? 21 मिलियन ही हम बिटकॉइन क्यों माइन कर सकते हैं? ये क्यों किया गया था? जैसे हमारे पास और मिनरल्स है और रिसोर्सेज है, वो एक फाइनाइट अमाउंट में है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये भी फाइनाइट अमाउंट में ही रहे, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हम इनको जनरेट कर पाए। जैसे हमारे पास गोल्ड है, वो हमने इतना माइन कर लिया, फाइनाइट अमाउंट में हमारे पास है। उसके बाद क्या हो रहा है, हम उसको एक्सचेंज ही कर रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वही हो। लेकिन माइनर्स ने अगर माइन कर दिया तो वो बाद में प्रॉफिट कैसे लेंगे? तो जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें से एक छोटी अमाउंट की फी हम माइनर्स को देंगे, जिससे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट अर्न कर पाएंगे। तो बिटकॉइन हाफिंग में कोई डाउट है किसी को कि क्या है, कैसे हो रहा है? एनीवन? ओके। तो अभी जैसे स्टार्टिंग में 2009 में जब भी कोई एक ब्लॉक ऐड होता था ब्लॉकचेन में, तो जो भी माइनर उसको ऐड करता था उसको 50 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलता था।
उसके बाद 2012 में वो डिक्रीज हो गया हाफ पे, अब 25 मिल रहा था। फिर उसके बाद 2016 में उसके अगले 4 साल में उसको 12.5 बिटकॉइन मिल रहा था। देन ऐसे ऐसे डिक्रीज होके अभी 2024 में 3.125 मिलता है एज अ रिवॉर्ड माइनर को, और 2028 में 1.56 होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि रिवॉर्ड में बिटकॉइन नहीं मिलेगा, जो माइनर है वो अर्न करेगा ट्रांजैक्शन की फीस से, जो उनकी किसी भी ट्रांजैक्शन पे मिलती है। अब मेमपुल क्या है? मेमपुल का मतलब, मेमपुल एक शॉर्ट फॉर्म है मेमोरी पूल का, मतलब कि जो हमारा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, जो ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं ब्लॉकचेन में या जो अभी हो रहे हैं, उनका एक रियल टाइम व्यू देने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। इसमें आप विजुअलाइज कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स को ऐड होते हुए देख सकते हो, ब्लॉक्स देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप सर्च भी कर सकते हो, अगर आपको पहला ब्लॉक, जो ब्लॉकचेन में पहला ब्लॉक ऐड हुआ था वो देखना है, वो भी देख सकते हो। ये फ्री और ओपन सोर्स टूल है, सेल्फ होस्टेड है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, विच मीन्स कि आप लोकली इसको रन कर सकते हो एंड खुद का भी इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा दिखता है, देखते हैं हम। So is it visible clearly? Everyone, is it visible? Lakshya, Abhijit. ओके, सो ये प्लेटफॉर्म है, ये उसका डैशबोर्ड है। अभी ये जो इस साइड ब्लॉक्स हैं, ये है अनकन्फर्म ब्लॉक्स, जो कि अभी माइन होने के लिए प्रोसेस में है, और ये जो राइट साइड में है, ये है कन्फर्म ब्लॉक्स, जो कि माइन हो चुके हैं और ब्लॉकचेन में ऐड हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे किसी भी ब्लॉक पे जब आप क्लिक करते हो तो उसमें आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं, हैश मिल जाता है, टाइम स्टैम्प, कब ये माइन हुआ, कितनी फीस थी, राइट। तो जैसे कि हमने बात की कि ये जो राइट साइड वाले थे येलो कलर में, ये थे फोरकास्टेड ब्लॉक्स, प्रोजेक्टेड ब्लॉक्स भी बोलते हैं इनको, कि मतलब ये अभी प्रोसेस में है माइन होने के। और ये जो राइट साइड थे, ये थे कंफर्म ब्लॉक्स, जो कि माइन हो चुके हैं, जिनकी जो ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉकचेन में ऐड हो चुकी है। अभी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को देखते हैं कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो पहले जो ये टॉप पे नंबर होता है ना, इसको हम ब्लॉक हाइट भी बोलते हैं, विच मीन्स कि इस ब्लॉक की क्या पोजीशन है ब्लॉकचेन में, अभी तक कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम ऐड कर चुके हैं, राइट। तो वही है कि पोजीशन जो है ब्लॉक की, एक सीक्वेंस में हम ऐड कर रहे हैं ब्लॉकचेन में, तो इसकी क्या पोजीशन है, मतलब इतने 84 हम इतने ब्लॉक्स हम ऐड कर चुके हैं ब्लॉकचेन में, और ये उसका नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली है 26 सैट पर वर्चुअल बाइट, ये एवरेज फी रेट है जो कि हर ब्लॉक पे करते हैं अप्रॉक्स अमाउंट में। इसके बाद ये जो ये है 501 सैट पर वर्चुअल बाइट, ये रेंज है फी की कि जो यूजर्स इसमें पे कर रहे हैं, मतलब यूजर 24 से लेके 501 तक इधर फी पे कर रहे हैं इस ब्लॉक में। उसके बाद टोटल बिटकॉइन कितने हैं इस ब्लॉक में, वो है। उसके बाद कितनी ट्रांजेक्शन्स हमने इस ब्लॉक में ऐड की है, वो है। और एक क्या टाइम स्टैम्प पे ऐड हुई है, वो है। और किस माइनर ग्रुप ने ये जो ब्लॉक है ये ऐड किया ब्लॉकचेन में, वो है। जैसे इधर F2 पूल है, तो अभी क्या है ना, माइनर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, तो ये क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप्स में ये लोग ब्लॉक्स को माइन करते हैं। एक पर्टिकुलर ब्लॉक को देखते हैं, तो हर पर्टिकुलर ब्लॉक में पहले उसकी ब्लॉक हाइट रहेगी कि वो ब्लॉकचेन पे कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसका क्या नंबर है। उसके बाद हैश, जो हम बात कर रहे हैं कि हर एक ब्लॉक का एक यूनिक हैश होगा, ठीक है।
रिमूव कर हो गया, वो है सेट है ऑलरेडी। हाँ ठीक है। Hello everyone. Am I audible now? Am I audible and visible? Anyone please confirm. Am I audible? Yeah. Okay. So यहाँ पे थे हम। ओके तो हम यहाँ पे थे ब्लॉक पे कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, राइट। तो हैश देखा हमने, टाइम स्टैम्प देखा, ठीक है। उस ब्लॉक का साइज क्या है, उस ब्लॉक की हेल्थ क्या है, ये जो दिख रहा है ना एक्सपेक्टेड ब्लॉक, एक्चुअल ब्लॉक, ये क्या होता है ये देखते हैं। उसके बाद फीस, टोटल फीस या फिर माइनर को कितनी फी हमने पे की है इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, वो सारा यहाँ पे नोट होता है। तो अभी जैसे हमने देखा कि एक्सपेक्टेड ब्लॉक और एक्चुअल ब्लॉक करके कुछ आ रहा है। हमने तो ये देखा था कि एक ही ब्लॉक होता है, ब्लॉक हम ऐड कर देते ब्लॉक चेंज करते, तो ये क्या है। अब मेमपुल जो है ना, मेमपुल मॉनिटर करता है ये ब्लॉक्स को और अपने एक एल्गोरिथम रन करता है, बिटकॉइन कोर्स एल्गोरिथम, हर 2 सेकंड पे, और एक स्नैपशॉट बनाता है कि नेक्स्ट ब्लॉक कैसा होगा, क्या क्या ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ब्लॉक में होंगी। क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो मेमपुल पे अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि सपोज ए ने बी को एक ट्रांजेक्शन की, ठीक है, जिसके ट्रांजेक्शन आईडी कुछ है हमारे पास, सपोज कुछ भी है 3, ठीक है। अब ये जो ट्रांजेक्शन आईडी है, जो हमारी अनकन्फर्म्ड ट्रांजेक्शंस हैं, जो हमारे अनकन्फर्म ब्लॉक्स हैं, उसमें ये हमारी ट्रांजेक्शन ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब मेमपुल क्या करेगा, उसको पता है कि नेक्स्ट ब्लॉक हमारा हर 10 मिनट में ऐड हो रहा है, तो वो एक अपनी एल्गोरिथम यूज करके, अपने पुराने जो ब्लॉक्स है उनको यूज करके एक फ्रेम बनाएगा कि ठीक है, जो नेक्स्ट जो ब्लॉक आएगा उसमें ये वाली ट्रांजेक्शन्स रहेंगी। तो वो होता है हमारा एक्सपेक्टेड ब्लॉक। और जब ब्लॉक माइन हो जाता है ना, ब्लॉक ऐड हो जाता है, उसके बाद आता है हमारा एक्चुअल ब्लॉक। अब इसमें ये काफी सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम मेमपुल पे जाएंगे, किसी भी कंफर्म ट्रांजैक्शन पे जब हम क्लिक करेंगे, जैसे सपोज ये वाली है, तो यहाँ पे हमें 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड ब्लॉक और एक्चुअल ब्लॉक। अब ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है ना, ये हर एक ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इन पे होवर करते हैं तो जहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन आईडी दिखती है, कब ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हुई थी, क्या अमाउंट था इसका, क्या फी पे हुई है, वो सारा हमें यहाँ पे दिखता है। और जब हम इन पे क्लिक करेंगे ना, तो पूरी ट्रांजैक्शन जो भी थी वो हमें यहाँ पे दिखती है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब हमने बात की कि हर ट्रांजैक्शन की एक यूनिक आईडी होगी, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन कब हुई है, उसका फी रेट क्या है, किस माइनर ने इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया था, उसका नाम। इवन यहाँ पे हम फ्लो भी चेक कर सकते हैं कि कितने अकाउंट से ट्रांजैक्शन इनपुट हुई थी और कितने पे आउटपुट हुई थी। ये वाली यू सी, यहाँ पे इतने सारे ट्रांजैक्शंस हुई हैं एंड ये एक ही उसमें रिसीवर पे हुई है, मतलब ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। अब ये इतने सारे सेंडर से एक ही को रिसीव हुई है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक ही बंदे ने ये सारी ट्रांजैक्शन की है अलग अलग टाइम पे। दैट्स वाई यहाँ पे इतने सारे इनपुट आते हैं और एक ही आउटपुट आता है, मतलब एक ही बंदे को इसने सेंड किया है बहुत सारी ट्रांजैक्शंस। उसके बाद हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि
नंबर जो होता है, एक रैंडम नंबर के साथ जब हम हैश करेंगे तो हमें टारगेट हैश वैल्यू मिलेगा। उस रैंडम नंबर को हम नॉन्स बोलते हैं, और उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जब हम यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमें ऐसा डैशबोर्ड मिलता है जिसमें वर्जन, बिट्स, मर्कल रूट, डिफिकल्टी और नॉर्म्स हमें यहाँ पे दिखता है। तो ये जो नॉर्म्स है ना, ये वो रैंडम नंबर है जो कि माइनर ने ढूंढा है, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क है कि उसने ये जो टारगेट हमारा हैश वैल्यू था, जो डिफिकल्टी सॉल्व करके आना था, वो नंबर है ये रैंडम नंबर। उसके बाद ये डिफिकल्टी है कि अभी करंट डिफिकल्टी क्या चल रही है, और ये जो ब्लॉक माइन हुआ है उस टाइम पे डिफिकल्टी क्या थी वो था। उसके बाद जो ब्लॉक हेडर है जिसमें प्रीवियस हैश रहता है, ट्रांजैक्शन रहती है, और जो सॉल्व करने के बाद जो क्रिप्टोग्राफिक पजल है उसको सॉल्व करने के बाद जो हमें आया वो मिलता है। इसको भी हम जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वो पूरा हैश है, इसके अंदर से हम कितने लीडिंग जीरोस हमें चाहिए थे वो निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, अब जैसे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में 5414 ट्रांजेक्शन हैं जो कि माइनर्स ने वैलिडेट किए हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है, बिटकॉइन मिलता है, तो वो ये है। जैसे इस केस में उसको मिला है 3.39, क्योंकि करंटली अभी क्या चल रहा है, कोई भी ब्लॉक ऐड करने पे 3.39 बिटकॉइन हम रिवॉर्ड देते हैं माइनर को। तो ये वो है जो कि कॉइन बेस की तरफ से ट्रांसफर होता है। अब देखते हैं कि यार ये ना बहुत सारे कलर्स में है। अभी ये तो पता चल गया हमें कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये ट्रांजेक्शन्स हैं। जो बड़े ब्लॉक्स हैं मतलब उनका जो ट्रांजेक्शन अमाउंट था या बिटकॉइन था वो बहुत हाई था, इसीलिए वो बहुत बड़े हैं। जो छोटे हैं उनमें ट्रांजेक्शन अमाउंट बहुत कम था, इसीलिए वो छोटे हैं। बट अलग अलग कलर्स का क्या मतलब है? तो जब कोई एक्सपेक्टेड ब्लॉक जो कि मेमपूल बताता है कि अब जो नेक्स्ट ब्लॉक आने वाला है उसमें ये ट्रांजेक्शन ऐड होंगी, तो अगर वो ऐड हो जाती है तो वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अगर वो अभी अभी ब्रॉडकास्ट हुई थी, मतलब अभी अभी ट्रांजेक्शन हुई थी और माइनर ने उसको पकड़ के ब्लॉक में डाल के उसको ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया विद इन 3 मिनट्स ऑफ ब्लॉक माइनिंग, तो वो रिसेंटली ब्रॉडकास्ट होती है, तो उसको हम डार्क पिंक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बहुत लो एंड फी है, मतलब कि एक डार्क कलर यूज करेंगे हम उसके लिए, जैसे कि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है कि मतलब जो हमने ट्रांजेक्शन एक्सपेक्टेड ब्लॉक में डाली थी वो हमारे एक्चुअल ब्लॉक में भी ऐड हो गई है। पिंक कलर वाली मतलब कि जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो फर्स्ट 3 मिनट ब्लॉक माइनिंग के पहले 3 मिनट में ऐड ब्रॉडकास्ट की थी और वो ऐड हो गई है। डार्क कलर की अगर उसकी फी जो थी बहुत कम थी तो उसको हम डार्क कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्राइट पिंक हम यूज करते हैं कि हमने एक्सपेक्टेड ब्लॉक में एक ट्रांजेक्शन डाली थी जो कि माइनर ने इंटेंशनली रिमूव किया और उसकी जगह कोई दूसरी ट्रांजेक्शन उसने ऐड किया। तो ये इन कलर का मतलब होता है। ये हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है ये ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब हम इनको ओवर करते हैं तो पूरी डिटेल्स हमें दिख जाती है। उसके बाद अब जब हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना तो हमें कहीं कहीं एम्प्टी ब्लॉक मिलेंगे। जब हम ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोर करेंगे तो जैसे हमारे पास ये पर्टिकुलर ब्लॉक है, अब सारे ब्लॉक्स हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए हैं, जितने ब्लू कलर मतलब उतनी ज्यादा हमने ट्रांजेक्शन इस ब्लॉक में डाली है। ठीक है, तो अब ये जो ब्लॉक है इसमें कोई भी नहीं है, मतलब इसमें बस एक ही ट्रांजेक्शन है जो कि रिवॉर्ड है, जो कि माइनर को मिली एज ए रिवॉर्ड। इसको हम बोलते हैं एम्प्टी ब्लॉक, जिसमें कोई भी हम ट्रांजेक्शन को वैलिडेट नहीं करते। अब ये एम्प्टी ब्लॉक क्या होता है? जब कोई भी ब्लॉक हम ऐड करते हैं ना, तो जो हमने बात की कि पहले हैश होगा प्रीवियस ब्लॉक का, उसके बाद यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स डालेंगे, उसके बाद एक नंबर हम ढूंढेंगे जिसका हैश करने पे हमें हमारी टारगेट वैल्यू मिल जाए, और जब ये मिल जाएगा हमें तो हमारा जो ब्लॉक है वो ऐड हो जाएगा ब्लॉकचेन पे और उस माइनर को एज अ रिवॉर्ड में
जो भी बिटकॉइन होंगे वो मिल जाएंगे, जैसे अभी 3.39 बिटकॉइन मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा लगती है, जो नंबर ढूंढने में बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, क्योंकि टोटल 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, सेकंड्स के अंदर होते हैं, बहुत सारे माइनर्स इसको कर रहे होते हैं, राइट। तो इसमें बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स लगते हैं, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, तो इसको बहुत टाइम लगता है। अब उसको वेस्ट नहीं करना हमें। अभी जैसे हमने बात की, हमारे पास एक ट्रांजेक्शन पूल होता है, जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन आती है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाती है कि ये ट्रांजेक्शन हुई है, ये ट्रांजेक्शन हुई है, ये ट्रांजेक्शन हुई है। अब जो माइनर है उसको पहले यहाँ पे लुक आउट करना पड़ेगा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, उसको वो डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको वो ब्लॉक्स में ऐड करना पड़ेगा। ब्लॉक्स में ऐड मतलब कि वैलिडेट करना पड़ेगा कि वो सही फॉर्मेट में है या नहीं है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें टाइम जाता है। अब वो ये वाली जो कंप्यूटेशनल पावर है इसको वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो क्या करता है कि इसको चलने देता है। तुम हैश जो भी हमारे ये रैंडम नंबर है इसको ढूंढो, और अगर नहीं मिलता है, जब तक नहीं मिलता है, मतलब जब तक ये वाली प्रोसेस कर रहा होता है, ट्रांजेक्शन्स को लेके उनको वैलिडेट कर रहा होता है, और तब में अगर हैश मिल गया, ब्लॉक ऐड हो गया, तो वो ऐड हो जाता है और उसके रिटर्न में उसको रिवॉर्ड मिल जाता है। मतलब इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज हम करते हैं, हमारे पास ट्रांजैक्शन पूल में अभी 1000 ट्रांजैक्शन पेंडिंग पड़ी है, ठीक है। ये हमारा माइनर ए है, ये बी है, ठीक है। और हमारे ब्लॉकचेन में जो पहला हैश है वो हमें पता है। तो मेमपूल क्या करता है ना, माइनर्स को पहले से एक ब्लॉक टेम्पलेट दे देता है जिसमें कि उसको प्रीवियस हैश मिल जाता है, और अब वो अपना पजल सॉल्व कर सकता है। पजल बेसिकली वही है कि वो जो रैंडम नंबर है उसको ढूंढना है, और ऐसा ढूंढना है कि मतलब जो हमारे लीडिंग जीरोस हैं जो हमें हैश करके मिल रहा है वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए उसको अपने हाईली जो उसका कंप्यूटर सेटअप है या जो भी सेटअप है वो लगता है, तो वो इसको चलने देता है जब तक वो ये वाली प्रोसेस कर रहा होता है। मतलब कि जब तक वो ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट कर रहा होता है तब तक वो इसको जो नंबर उसको ढूंढना है वो ढूंढने देता है। और अगर उसके वैलिडेट करने के पहले ये नंबर मिल जाता है तो वो ब्लॉक ऐड कर देता है बिना किसी ट्रांजेक्शन के। मतलब कि एम्प्टी ब्लॉक में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती सिवाय एक के, जो कि होता है रिवॉर्ड, मतलब जो माइनर को रिवॉर्ड मिलता है ब्लॉक ऐड होने पे वो। तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्टी ब्लॉक है ना, इसमें बस एक ही ट्रांजेक्शन है, और वो ट्रांजेक्शन भी कॉइन बेस की है जो कि माइनर को मिली है ब्लॉक ऐड करने के लिए। तो जैसे अभी यहाँ पे भी डिफरेंस देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड ब्लॉक में इतनी सारी ट्रांजेक्शन थी, मतलब कि मेमपूल चाहता था कि ये वाली सारी ट्रांजेक्शन ऐड हो नेक्स्ट ब्लॉक में, लेकिन कोई भी ऐड नहीं हुई, इसलिए इसको डार्कपिंक से रिप्रेजेंट करते हैं कि माइनर ने इसको इंटेंशनली रिमूव कर दिया। एम्प्टी ब्लॉक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? एनीवन? अंशित, दर्शन, अभिजीत? Am I audible to you guys? ओके, ठीक है। तो ये क्लियर है एम्प्टी ब्लॉक क्या होता है, एम्प्टी ब्लॉक कैसे ऐड होता है, कब ऐड होता है? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक वो ब्लॉक है जो सबसे पहला ब्लॉक है ना ब्लॉकचेन में, उसको हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। तो इसको भी हम मेमपूल पे देख सकते हैं। जैसे कि जब हम मेमपूल पे जाते हैं तो यहाँ पे एक सर्च बार आता है कि यहाँ पे जब अगर हम ब्लॉक हाइट या फिर ब्लॉक नंबर हम मेंशन करेंगे तो वो ब्लॉक हमें यहाँ पे वो दे देता है। अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक सर्च करती हूँ तो यहाँ पे इसने ब्लॉक नंबर 1 हमें दे दिया, राइट। इट इज लोडिंग, या
सो ये जो 0 वाला ब्लॉक है ना, ये है जेनेसिस ब्लॉक। सबसे पहला ब्लॉक जो ब्लॉकचेन में ऐड हुआ था वो है ये, जिससे मतलब ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई थी। तो ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हैश देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं। इस ब्लॉक में कोई भी हमारी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये जो एक ट्रांजेक्शन है ना, ये ब्लॉक ऐड करने की मिली थी जो माइनर था उसको। और ये कितनी थी, ये सैट्स में है। इसको अगर हम बिटकॉइन में करते हैं तो ये 50 बिटकॉइन इसको मिले थे माइनर को, ये ब्लॉक ऐड करने के लिए। इधर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं थी, बस जो ब्लॉक ऐड हुआ है उसके जो रिवॉर्ड मिलता है माइनर को वो मिला था इस ट्रांजैक्शन में। तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। उसके बाद ये जो सारी चीजें होती है, साइज क्या है, फी कितनी मिली थी, वो सब मिलता है। बाकी ब्लॉक्स भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी ये जो सारे ब्लॉक्स है ना जो स्टार्टिंग में ऐड हुए थे, वो सारे एम्प्टी ब्लॉक्स है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ट्रांजैक्शन थी ही नहीं। जो ब्लॉक्स ऐड करने का रिवॉर्ड होता था उसी से जो माइनर्स है उनको प्रॉफिट मिलता था। इसके अलावा कौन कौन माइनिंग पूल्स हैं या फिर और भी चीजें हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि ये तो हमारे प्रोजेक्टेड ब्लॉक्स है, ये हमारे कंफर्म ब्लॉक्स हैं। उसके नीचे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है ट्रांजेक्शन फी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का बेसिकली मतलब यही है कि जो भी तुम्हारी ट्रांजेक्शन है उसमें तुम कितना फी पे करो, जितनी ज्यादा तुम फी पे करोगे उतनी ज्यादा प्रायोरिटी है कि जो माइनर है वो तुम्हारी ट्रांजेक्शन को कंफर्म करके ब्लॉक में डालेगा। तो यहाँ पे एक नंबर सेट किया हुआ है मेमपूल ने कि लो प्रायोरिटी के वो होंगे 25 सेट पर वर्चुअल बाइट के, हाई प्रायोरिटी वाले में फी इतनी होगी, राइट। उसके बाद मेमपूल की एक मेमोरी लिमिट है कि वो 300 MB तक ही जो ट्रांजेक्शन है उनको स्टोर करता है। ट्रांजेक्शन मतलब जो अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन है। तो अगर उसके ऊपर ये होगा और उसके अगर उस केस में अगर कम ट्रांजेक्शन मतलब कम फी पे करने वाली ट्रांजेक्शन आएंगी तो ये उनको डिलीट कर देगा। तो ये जो नंबर है ना 6.45, अगर इससे नीचे की फी पे करने वाली ट्रांजेक्शन आएंगी तो ये उनको रिमूव कर देगा, क्योंकि अभी इसकी जो लिमिट है वो 300 MB से ऊपर है। यहाँ पे ये भी दिखाता है कि कितनी ज्यादा अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन अभी हमारे पास पड़ी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे माइनिंग डैशबोर्ड पे जाते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से माइनर ग्रुप्स है हमारे पास। जैसे यहाँ पे F2 पूल्स है। F2 पूल पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है कि उनको ये जो ग्रुप है इन्होंने कितना रिवॉर्ड अर्न किया है या फिर उनकी कितनी ब्लॉक्स उन्होंने ऐड किए हैं, राइट। कितने एक्टिव हैं, किस किस टाइम स्टैम्प पे इन लोगों ने ब्लॉक ऐड किए, वो सारी डिटेल्स हम देख सकते हैं। जैसे F2 पूल ने ये वाला ब्लॉक ऐड किया था 847744, जो भी इन्होंने ब्लॉक ऐड किया वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाती हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इतने सारे जो ग्रुप्स हैं वो माइंड करते हैं और ब्लॉक ऐड करते हैं, ठीक है। अब अभी यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेजॉरिटी है वो एक दो ग्रुप्स ने ऐड कर रखे हैं, क्योंकि जो माइनिंग करने में जो कंप्यूटेशनल पावर लगती है ना वो बहुत हाई होती है। तो इन लोगों ने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, इसलिए इन लोगों ने मेजॉरिटी जो है वो गेन कर रखी है। सो ये था कि मेमपूल कैसे काम करता है, क्या है और कैसे हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इस जो ये प्लेटफॉर्म है इसको एक्सप्लोर करना है और ये कुछ टास्क है छोटे छोटे, कुछ कुछ फाइंडिंग्स है जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म में ढूंढनी है, ठीक है। जैसे कि एक्टिविटी 1 में आपको एम्प्टी ब्लॉक ढूंढना है जो कि लास्ट 12 घंटे में आया है। कोई भी अगर एम्प्टी ब्लॉक आया है लास्ट 12 आवर्स में तो वो आपको ढूंढना है और उसकी ट्रांजेक्शन आईडी आपको नोट करनी है। दूसरा टास्क है कि जो पूल रैंकिंग अभी हमने देखा ना कि कितने सारे ग्रुप्स हैं, कितने कितने उन लोगों ने ब्लॉक्स माइन कर रखे हैं, तो उसमें हमें देखना है कि जो F2 पूल है उसने कितने ब्लॉक्स माइन किए, उसने कितने ब्लॉक्स ऐड किए ब्लॉकचेन में वो। थर्ड टास्क है कि हमें ब्लॉक नंबर चाहिए, हमें ब्लॉक नंबर ढूंढना है जो कि लास्ट 1 आवर में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन किया है। जिस ब्लॉक में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है लास्ट 1 आवर में वो ब्लॉक हमें ढूंढना है और उसकी नॉन्स वैल्यू निकालनी है। नॉन्स वैल्यू वही रैंडम नंबर जो हम जनरेट करें, जो कि एक क्रिप्टोग्राफिक पजल भी बोलते हैं उसको,
कि जिसको हम जब ऐड करेंगे ट्रांजेक्शन के साथ और उसका हैश निकालेंगे तो हमें हमारा टारगेट हैश मिल जाएगा। तो वो नॉन्स वैल्यू हमें निकालनी है मेमपूल से। नेक्स्ट टास्क है कि एक बिटकॉइन पिज्जा डे ट्रांजेक्शन थी। बिटकॉइन पिज्जा डे किसको पता है, किस किस को आइडिया है कि बिटकॉइन पिज्जा डे क्या है? जिन लोगों ने ब्लॉकचेन पहले एक्सप्लोर किया हुआ है, बिटकॉइन एक्सप्लोर किया हुआ है, क्या लगता है ये बिटकॉइन पिज्जा डे क्या है? लक्ष्य, अभिजीत, डोंट नो। ओके, बाकियों को क्या लगता है, आइडिया है बिटकॉइन पिज्जा डे क्या होगा? गेस मारो यार, क्या हो सकता है ये? अनम्यूट भी कर सकते हो, चैट में नहीं लिखना तो। ओके ठीक है, तो मैं बताती हूँ। जब बिटकॉइन बना था, बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद जब पहली बार बिटकॉइन किसी ट्रांजैक्शन में यूज हुआ था तो वो था पिज्जा, मतलब पिज्जा खरीदने के लिए उसमें बिटकॉइन का यूज हुआ था। तो 2 पिज्जा खरीदे गए थे बिटकॉइन से, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब हुई थी ये ट्रांजैक्शन और क्या उसका ब्लॉक नंबर था, ठीक है। और उसके बाद कितनी फी मिली थी माइनर को उसको ब्लॉक में डालने के लिए, मतलब ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए जो फी मिलती है माइनर को एज अ रिवॉर्ड, वो आपको फाइंड करना है कि उसको कितनी फी मिली थी, ठीक है। क्या टाइम स्टैम्प था ट्रांजैक्शन का, जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो कब हुई थी, एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी वो ढूंढनी है, और कितने बिटकॉइंस एक्सचेंज हुए थे 2 पिज्जाज के लिए, कितने। ओके, समवन हैज paid 10,000 bitcoins for 2 pizzas. Okay, Abhijit has answered one question. तो जैसे अभी ये जो बात कर रहे थे कि बिटकॉइंस कितने एक्सचेंज हुए थे पिज्जा के लिए, 2 पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन हुई थी, तो वही है। उसके बाद अभी करंट वैल्यू क्या होगी, वो जो ट्रांजैक्शन हुई थी, जो बिटकॉइन 10,000 बिटकॉइंस है उनकी अभी क्या वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है, ठीक है। अभी हमने बिटकॉइन हाल्विंग पढ़ा था, बिटकॉइन हाल्विंग क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? अभिजीत, यू कैन अनम्यूट एंड टेल कि बिटकॉइन हाल्विंग क्या होता है। या यू आर ऑडिबल। या हाँ। हम्म। या 3.39 इट इज। सो वही है कि जो माइनर को रिवॉर्ड मिलता था ना एक ब्लॉक को ऐड करने का ब्लॉकचेन में, वो रिवॉर्ड हर 4 साल में हाफ हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें थर्ड बिटकॉइन हाफिंग जब हुई थी उसका हमें ब्लॉक नंबर चाहिए था कि कब हुई थी वो बिटकॉइन हाफिंग, और उस ब्लॉक साइज हमें एनालाइज करना है कि उससे पहले क्या ब्लॉक साइज था, उसके बाद क्या डिफरेंस आया ब्लॉक साइज में, ठीक है। उसमें कितनी ट्रांजेक्शन हुई थी, ये जो थर्ड बिटकॉइन हाफिंग हुई थी इस वाले ब्लॉक में कितनी ट्रांजेक्शन है वो हमें फाइंड करनी है। उसके बाद माइनर को कितना रिवॉर्ड मिला था इस वाली ट्रांजेक्शन, इस वाले ब्लॉक में, वो फाइंड करना है। सो एक्टिविटीज क्लियर है सबको? बेसिकली तुम्हें बस एक्सप्लोर करना है, ब्लॉग्स देखने हैं, थोड़े थोड़े नंबर्स फाइंड करने हैं कि कितने कितने मिले हैं, क्या मिला है, जो मेमपूल है वो एक्सप्लोर करना है, कैसे कैसे हम देख सकते हैं ब्लॉग्स वो देखना है। सो इज इट क्लियर? ओके, कोई डाउट है किसी को, किसी भी चीज में कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आया? ओके, बाकी अनन्या, इट्स योर फर्स्ट क्लास, तो समझ में आया कि क्या है यहाँ पे, क्या मतलब चल रहा है, वेब3 क्या है, ब्लॉकचेन क्या है? ओके, सो जो भी नए आए हैं आज उनको बता दूं कि क्लास के बाद 1 घंटे हम लोग डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहते हैं, तो कोई भी डाउट आता है किसी को, कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो तुम लोग डिस्कॉर्ड पे क्वेरी डाल सकते हो। उसके बाद ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये तुम्हें नेक्स्ट 1 आवर में परफॉर्म करनी है, और लास्ट के 15 और 20 मिनट्स में हम 1-on-1 कनेक्ट होंगे और देखेंगे कि एक्टिविटीज
कितने किए हैं, कोई अटक गया है किसी एक्टिविटी में या कोई नहीं कर पाया है, तो वो हम सॉल्व करें वहाँ पे। ठीक है।